एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन था वो स्टार्ट करेंगे, जो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट 2 में आएगा। कल हमने फ़िज़िकल मेथड्स देख लिए थे, किस किस तरह के फ़िज़िकल मेथड यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। आज हम कुछ केमिकल मेथड्स पे डिस्कस करेंगे, उनको देखते जाइए, जो जो पॉइंट्स हैं उनको समझते जाइए। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है कि बहुत आपको कुछ उसमें समझना हो, डीप नॉलेज उसकी होनी चाहिए। बस दो दो तीन तीन पॉइंट भी अगर आप उसके याद करके एग्ज़ाम में लिख देंगे सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि कई सारे केमिकल एजेंट हैं तो सबके बारे में याद हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ना आए। तो जो याद हो जाए या जो याद रह जाए वो आप लिख देंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर लिख सके तो लिखेंगे, वरना 2-3 लाइन सबकी तो आप याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं उसमें से 2-3 पॉइंट भी अगर आप लोग लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे हमने आपको बताया कि फिज़िकल मेथड हम देख चुके हैं, ये नंबर 1 यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ नंबर 2 कर लीजिएगा, केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल। उसमें देखिए लिखा है फिजिकल एजेंट्स आर जनरली यूज टू स्टेरिलाइज ऑब्जेक्ट्स। देखिए होता क्या है कि फ़िज़िकल मेथड जो हमने कल पढ़े थे उसमें से काफ़ी मेथड ऐसे थे जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ हो रहे थे, लेकिन जो केमिकल मेथड्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादातर ऐसे हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होते, वो डिसइंफेक्टेंट के लिए एज एंटीसेप्टिक। ठीक है, इसके अलावा आपका बैक्टीरिसिडल बैक्टीरियोस्टैटिक केमिकल्स होते हैं जो अप्लाई करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो वो सारे केमिकल मेथड्स में ही आते हैं, इसीलिए हमने केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल में ये नहीं लिखा है कि केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कुछ ही केमिकल्स हैं जो स्टेरिलाइजेशन में यूज़ होते हैं, बाकी सब एज अ डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, ठीक है, या डीकंटामिनेशन एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। तो वही लिखा है कि फिजिकल एजेंट्स आर जनरली यूज टू स्टेरिलाइज ऑब्जेक्ट्स, केमिकल्स ऑन द अदर हैंड आर मोर ऑफन एम्प्लॉयड इन डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्सिस। द प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल एजेंट इज एसेंशियल टू लेबोरेटरी एंड हॉस्पिटल सेफ्टी। तो ये यहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पे, लेबोरेटरी और हॉस्पिटल की सेफ्टी भी यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल्स जो वाइडली यूटिलाइज होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, उसको प्रॉपर कुछ कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी इसमें से आती है फिनॉलिक्स। अब फिनॉलिक्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जनरल में बता देती हूँ। फिनाइल सबके घर में यूज़ होता होगा एज अ डिसइंफेक्टेंट। उसको हम लोग पानी में डाल के डाइल्यूट करके, हॉस्पिटल ब्रांड फिनाइल के नाम से भी आता है जो बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। इसके अलावा पानी मिक्स वाला फिनाइल भी आता है जो इसमें पानी मिक्स होता है वाइट कलर का। तो इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सरफेस को स्टेलाइज नहीं कह सकते, सरफेस को डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं, डिसइंफेक्शन कर देते हैं सरफेस का। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट फिनॉल के कंपाउंड अगर यूज़ हो रहे हैं, तो सारे फिनॉल के कंपाउंड जो हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट या किसी दूसरे पर्पज़ से, तो वो सारे फिनॉलिक्स में आते हैं। तो फिनॉलिक्स का मतलब यही है कि जो फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं जिसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट या एज अ एंटीसेप्टिक या कुछ भी यूटिलाइज कर रहे हैं टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सारे पर्पज़ के लिए अगर हम फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो फिनॉलिक्स के अंदर में आता है। ठीक है, सबसे पहले इसी का यूज़ हुआ था, इसलिए लिखा है फिनॉल वॉज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, टुडे फिनॉल एंड फिनॉलिक्स सच एज, इसमें डेरिवेटिव्स कुछ कुछ नाम लिखे हुए हैं वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। सीरोसॉल, जाइलिनॉल्स एंड ऑर्थोफिनाइल फिनॉल आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, द कॉमर्शियल डिसइंफेक्टेंट लाइजॉल, लाइजॉल आप लोग ने सुना होगा, नाम मिलता है मार्केट में, सुपर मार्केट्स में आप लोग जाओगे तो लाइजॉल या नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाता है, उसका यूज़ भी कई घरों में होता होगा, वो भी एक तरह का फिनॉल का डेरिवेटिव है, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम पे आपको फिनॉलिक्स को लिखने के लिए आएगा तो आप लाइजॉल लिख सकते हो सबसे बेस्ट, फिनाइल लिख सकते हो, नॉर्मल फिनाइल या ऑर्थोफिनाइल फिनॉल जो हम यूज़ करते हैं सरफेस क्लीनिंग के लिए, जिसको हम फिनाइल कहते हैं, वो ऑर्थोफिनाइल फिनॉल होता है एक्चुअल में। तो ये आप याद रख सकते हो, लाइजॉल याद रख सकते हो। अब ये वर्क कैसे करता है, फिनॉल करता क्या है एक्चुअल में, तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स है उनको डीनेचर कर देता है। प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे तो उसके जितने एंजाइम है सब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, बैक्टीरिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा फिनॉलिक सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन होते हैं, लाइपोप्रोटीनेशियस सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन का डिस्ट्रप्शन हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं।
उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है हेक्साक्लोरोफीन। हेक्साक्लोरोफीन भी एक तरह का फिनॉल का ही डेरिवेटिव है जो एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज़ होता है, क्योंकि सरफेस पे इसको हम अप्लाई करते हैं स्किन के इन्फेक्शन को कम करने के लिए। लेकिन हेक्साक्लोरोफिन बहुत लंबे समय तक स्किन पे बना रहता है। तो हेक्साक्लोरोफिन की आपको यही प्रॉपर्टी याद रखनी है जो पूछा जाता है, और ये फिनॉलिक्स के अंदर में आता है, इसको भी याद रखिएगा। इसलिए हेक्साक्लोरोफिन को मैंने यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है। has been one of the most popular antiseptic because once applied it persists on the skin and reduces skin bacteria for long period। अब जैसे हेक्साक्लोरोफिन के बारे में लिखा है कि बहुत टाइम तक स्किन पे परसिस्ट कर जाता है, तो कोई भी केमिकल अगर बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में परसिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमें हार्म भी करेगा। तो हेक्साक्लोरोफिन भी अगर परसिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्किन डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसका स्किन पे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत अगर अर्जेंट है तो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फिनॉलिक्स के बाद अल्कोहल। अल्कोहल से तो हम लोग सभी लोग अच्छी तरह से अभी तक फैमिलियर हो चुके हैं कि अल्कोहल आजकल जो हम लोग सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह का अल्कोहल का ही। उसमें कितना होता है 30% अल्कोहल उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स आर एमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। दे आर बैक्टीरियासिडल एंड फंजिसाइडल बट नॉट स्पोरिसिडल। स्पोरिसिडल नहीं है का मतलब स्पोर्स को वो किल नहीं कर सकता अल्कोहल। सम लिपिड कंटेनिंग वायरसेस आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, जैसा कि कोरोना वायरस सबसे अच्छा आपको याद हो जाएगा। इससे लिपिड कंटेनिंग वायरस, हम लोग आजकल वायरस से लिपिड कंटेनिंग वायरस से ही बच रहे हैं, तो उसके लिए अल्कोहल हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ सैनिटाइज़र। The two most popular alcohol germicides are ethanol and isopropanol, usually used in about 70 to 80% concentration। तो इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल दो तरह से डेरिवेटिव हैं अल्कोहल के, जिसका हम 70 से 80% कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं एज अ जर्मिसाइड, ठीक। ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन को डीनेचर। अब हम जैसे 100% अल्कोहल क्यों नहीं यूज़ करते, 100% भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 100% अल्कोहल यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी जो खुद की स्किन होगी उसकी भी प्रोटीन डीनेचर होने लग जाएंगे, वो ड्राई होने लग जाएगी, हमारे खुद के लिए वो हार्मफुल होने लग जाएगा। इसीलिए हम एक उतने परसेंट में यूज़ करते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो, बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हो, हमें उतना ही सेचुरेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करते। यही वजह है कि हम 70 से 80% कंसनट्रेशन में ही यूज़ करते हैं अपने आप को हार्म होने से बचाने के लिए, ठीक है। A 10 to 15 minute soaking is sufficient to disinfect thermometers and small instrument। अब जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको मान लीजिए फीवर आ रहा है, तो फीवर आने के बाद आपको पहले तो इस तरह का जो इंफ्रारेड वाला थर्मोमीटर था वो तो था नहीं यूज़ में, तो पहले वो ग्लास वाला थर्मामीटर ही यूज़ होता था। तो उसको मान लीजिए कि आपको फीवर है, आपको लगाया डॉक्टर ने कि टेम्परेचर नापने के लिए, उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं वो लोग एक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। वो सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कोहल का ही सॉल्यूशन होता है, उसमें 10 से 15 मिनट तक डिप करते हैं। तब किसी और जो अगर कोई और पेशेंट जाता है तो उसको उसमें लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका निकला हुआ डायरेक्ट किसी के उसमें लगा दिया, पानी से धोने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अल्कोहल में उसको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं उसका, जो भी हमारा थर्मामीटर होगा या कोई स्मॉल इंस्ट्रूमेंट हुआ, कोई भी स्कैल्पेल हुई या कुछ भी जो थोड़ा बहुत ऊपरी सरफेस के लिए यूज़ हो रहा है एग्जामिन करने के लिए। जैसे आप ENT के डॉक्टर के पास जाओ तो आपकी नोज़ में देखता है कि क्या क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऊपर उठा के, या आपके थ्रोट पे देखता है, आपकी जो ये है टंग है उसको प्रेस करता है अंदर तक, गले में देखने की कोशिश करता है टॉर्च से। तो ये सारी चीज़ें आपके जितने भी इंटरनल जैसे सरफेस से टच हो रही है, जैसे टंग से या नोज से टच हो रही है, उसको भी वो फिर उसका भी डिसइंफेक्शन ज़रूरी होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम अल्कोहल में डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट, उसमें फिर सैनिटाइज हो जाता है वो, ठीक है। तो अल्कोहल्स हो गया। अल्कोहल के बारे में भी अब आप लिख सकते हो, अच्छा खासा इतना समझाया मैंने, तो उससे आप 2 पॉइंट तो लिख ही सकते हो कि कितने परसेंट पे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अल्कोहल में डिप करके, जैसे थर्मामीटर को या कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट को हम डायरेक्ट सैनिटाइज कर सकते हैं या उसका डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके पहले क्या बताया था, फिनॉलिक्स के बारे में। फिनॉलिक्स के बारे में आप फिनाइल लिख सकते हो, हेक्साक्लोरो जो आपको हमने ये बताया था हेक्साक्लोरोफिनॉल, हेक्साक्लोरोफीन बताया था, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हैलोजेंस पे आते हैं, तीसरा है
दी हैलोजन आयोडीन एंड क्लोरीन आर इम्पॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखिए हैलोजन में जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं उसमें आयोडीन मेनली यूज़ होता है और क्लोरीन भी। क्लोरीन का आप लोग जानते हैं यूज़ कहाँ होता है, क्लोरीन एज अ ब्लीच यूज़ होता है, जिसको हम लोग वाटर को भी क्लीन करने के लिए क्लोरीन के उसमें टैबलेट्स डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा वाटर क्लीन हो जाता है। टंकी वंकी इसकी घर पे होती है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट डाला जाता है टाइम टू टाइम, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्लोरीन का तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। आयोडीन का मैं बताती हूँ, आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन आता है। कहीं भी किसी के घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसमें टिंचर ऑफ आयोडीन अप्लाई किया जाता है। वो भी हमारा इंसेक्टिसाइड माइक्रोबिसिडल होता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है मुंह के अंदर, उनको बीटाडीन का एक लिक्विड दिया जाता है, उसको बोला जाता है पानी में मिला के उसको गार्गलिंग करने से अगर आपको कोरोना वायरस का ही सपोज करिए इन्फेक्शन हो गया, ठीक, तो आपके गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और आपको बोलने में दिक्कत होगी, बोलेंगे तो आपको खांसी आएगी या थोड़ा सा इरिटेशन होगी गले में, तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर आपको बीटाडीन रिकमेंड करते हैं। उस बीटाडीन को आप इक्वल वॉल्यूम डबल वॉल्यूम ऑफ वाटर में मिला करके उसकी गार्गलिंग जब करते हो तो अंदर का जो भी इन्फेक्शन है थ्रोट का वो क्लियर हो जाता है। मीन्स आयोडीन इतना ज़्यादा बस इफेक्टिव होता है एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग हेलोजन्स में लिख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देती हूँ एक बार। दी हेलोजन इन आयोडीन एंड क्लोरीन आर इम्पॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। आयोडीन इज यूज्ड एज अ स्किन एंटीसेप्टिक एंड किल्स बाय ऑक्सीडाइजिंग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आयोडीनेटिंग सेल प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन्स के साथ आयोडीन का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो प्रोटीन का जो खुद का इंटीग्रिटी थी वो लॉस हो जाती है। मतलब प्रोटीन जो पहले था वो ना रह के वो आयोडीन के साथ कंबाइन करके कुछ और ही तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उससे उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। एट हायर कंसेंट्रेशन इट में इवन किल सम स्पोर। और इवन इसमें सबसे खास बात ये होती है कि अगर हम आयोडीन को बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन में अगर ले लेते हैं तो स्पोर को भी किल कर सकता है, लेकिन आयोडीन की ज़्यादा कंसेंट्रेशन फिर हमारे लिए भी हार्मफुल ही हो जाएगी। आयोडीन ऑफन हैज़ बीन अप्लाइड एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन 2% और मोर आयोडीन इन अ वाटर इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। तो ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन किस तरह से यूज़ होता है ये भी आपको बता दिया गया। कि आपको जैसे मान लीजिए कहीं पे चोट लग गई है, किसी को बॉयल हो गया, फोड़े फुंसी निकल आते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो सेप्टिक जब हो जाते हैं, तो उसमें हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन अप्लाई करके पट्टियाँ बांध दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उस बहुत ज़्यादा उस पर जर्म्स नहीं बैठते, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो पाती है, ठीक। तो ये आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन वहीं पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद देखिए मोर रिसेंटली आयोडीन हैज़ बीन कॉम्प्लेक्स्ड विद एन ऑर्गेनिक कैरियर टू फॉर्म एन आइडोफोर। अब आइडोफोर क्या होता है, जब आयोडीन किसी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसको आइडोफोर्स कहते हैं। अब आइडोफोर्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं आयोडीन की जगह तो वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इरिटेशन या बहुत टॉक्सिक नहीं होता है, वो स्लोली आयोडीन को रिलीज़ करता है। तो आइडोफोर्स को यूज़ करने का फ़ायदा है। डायरेक्ट आयोडीन का यूज़ करेंगे तो हमारे टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन आइडोफोर्स जहाँ मीन्स आयोडीन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कुछ कंबाइन होकर कुछ ऐसा डेरिवेटिव बना लेता है जो धीरे धीरे आयोडीन को रिलीज़ करता है जहाँ उसकी जितनी ज़रूरत होती है, तो वो हमारी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है आइडोफोर के फॉर्म में आयोडीन को यूज़ करने से। उसके बाद लिखा है कुछ ब्रांड्स के नाम लिखे हैं, जैसे वेस्कोडाइन और बीटाडीन, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं स्किन और लेबोरेटरी डिसइंफेक्शन के लिए। उसके बाद क्लोरीन का बताया हुआ है यूज एज डिसइंफेक्टेंट फॉर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज एंड स्विमिंग पूल्स, ये तो आपको सबको पता ही है, और कहीं कहीं डेयरी और फूड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। अब क्लोरीन गैस के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के भी फॉर्म में यूज़ हो सकता है, हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। अब क्लोरीन करता क्या है, क्लोरीन ऑक्सीडेशन कर देता है सेल्यूलर मटेरियल का, सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट का सीधे ऑक्सीडेशन करके उसको एक तरह से डेड बना सकता है जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सारी चीज़ों का अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंजाइम्स हैं कुछ ऐसे कोफैक्टर्स उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो फंक्शनल नहीं रह जाएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स का ये कुछ नहीं कर पाता, बिगाड़ पाता कौन, क्लोरीन। लेकिन आयोडीन बिगाड़ सकता है, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने पे हमने पढ़ा है ना, आयोडीन स्पोर्ट्स को ख़त्म कर सकता है लेकिन क्लोरीन स्पोर्ट्स को ख़त्म नहीं कर सकता, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें हम लिखा है कि हेलाजोन टैबलेट्स आते हैं। हेलाजोन का आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मेन नाम क्या होता है, मतलब उसका जो ये वाला काम नाम पूछा जा सकता है कि उसका हेलाजोन जो है वो किसका ब्रांड नेम है। तो इस तरह से आपको उसको याद कर सकते हैं, आपको एक बार पढ़ लेंगे तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हैवी मेटल्स पे आ जाते हैं।
कुछ हैवी मेटल्स है जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी, आर्सेनिक, जिंक, कॉपर, ये सब जर्मिसाइड्स की तरह यूज़ होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में 1% सोडियम, 1% सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है हमारे ऑप्थेल्मिक गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए फॉर आइस, ठीक है। सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फाडाइजिन की आप लोग ट्यूब सुने होंगे, आती है जब कहीं जल जाता है या कट जाता है उस पर लगाते हैं, सल्फाडाइजिन होता है वो। कॉपर सल्फेट भी एल्जीसाइड की तरह यूज़ होता है, लेक्स और स्विमिंग पूल्स में डाल दिया जाता है तो एल्गी ग्रो नहीं कर पाते हैं। और हैवी मेटल्स काम कैसे करते हैं? हैवी मेटल्स भी प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, उनके सल्फ हाइड्रल ग्रुप के साथ उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटी एक्टिव साइट होती है उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और इवन प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट करने का मतलब ये है कि प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो डिज़ोल्व ना होता हो वाटर में, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड मेनली होते क्या हैं? एक तरह से हमको कह सकते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं और डिटर्जेंट होते हैं। तो कैटायनिक अमोनियम कंपाउंड्स लिखिए, या डिटर्जेंट्स भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं। जो लिखा हुआ है डिटर्जेंट नॉर्मल आपको याद, अगर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स नाम याद नहीं रहता है तो डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट पे क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होता है वो, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज होता है जो बीच में रहता है। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? कैटायनिक डिटर्जेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सेंटर में होता है, तो इसको हम कैटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। इसका भी यूज़ हम क्या करते हैं? माइक्रोबियल सेल को डिस्टर्ब करने के लिए प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आप चाहे तो एक दो नाम अगर आपको एग्जाम्पल में मिले तो लिख सकते हैं इसमें आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं, किसी को अगर मिले तो लिख सकता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। उसके बाद एल्डिहाइड्स आते हैं। एल्डिहाइड भी फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ग्लूटरल्डिहाइड हो गया, ये दोनों मेन एल्डिहाइड जो यूज़ होते हैं, आप इनका नाम याद कर लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड यही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सीधे न्यूक्लिक एसिड से कंबाइन कर जाते हैं, प्रोटीन से कंबाइन करके उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर क्या पाएगा? तो अब इनमें भी ये टेंडेंसी होती है कि स्पोर्स को ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए जितने भी हमने बता रहे हैं मैं आपको, स्पोर्स को जो ख़त्म कर देते हैं वो स्टेरिलाइजिंग एजेंट भी कहलाएंगे, क्योंकि स्पोर्स ही ऐसी चीज़ होती है जो ख़त्म करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी में स्पोर्स को भी ख़त्म करने की ताकत है तो वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल को तो ख़त्म कर ही देगी, तो स्पोर्स को भी ख़त्म कर देगी, मतलब पूरा स्टेरिलाइज कर देगी किसी भी चीज़ को या किसी भी सरफेस को जहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को। उसके बाद देखिए फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूजुअली डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे हम लेमिनार हुड पे काम कर रहे हैं, लेमिनार हुड आपने नाम सुना होगा, लेमिनार सेफ्टी कैबिनेट, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हैंडल करते हैं। उस कैबिनेट को हम अगर स्टेरिलाइज करना चाहते हैं तो गैस से भी कर सकते हैं, क्लोरीन गैस से। इसके अलावा हम फॉर्मल्डिहाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की गैस से भी उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का जब यूज़ करते हैं तो हमारे आँखों में बहुत इरिटेशन होती है, बहुत लगता है आँख में, उसमें एक दो दिन तक काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर 2 दिन के लिए उसको छोड़ सकते हैं तो हम छोड़ के उसको यूज़ करते हैं, ताकि हम आँखों में हमारी इरिटेशन ना हो। तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ वो भी हो गया लेमिनार सेफ्टी कैबिनेट को डिकंटेमिनेट करने के लिए। फॉर्मल्डिहाइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं यूज़ से पहले। इसके अलावा हम 2% ग्लूटरल्डिहाइड को डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ लेस इरीटेटिंग दैट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा इरीटेशन कॉज करता है लेकिन ग्लूटरल्डिहाइड इतना नहीं करता, ठीक। तो इसको डिसइंफेक्शन की तरह ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद कुछ स्टेरिलाइजिंग गैसेस हैं जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इस पूरी तरह से सरफेस को स्टेरिलाइज कर देती है। जहाँ कहीं भी कुछ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं जैसे डिस्पोजेबल बैटरी प्लेट्स, सिरिंजेस, हार्ट लंग मशीन कंपोनेंट्स, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको हम हीट नहीं कर सकते, जिसको हम केमिकल से ट्रीट नहीं कर सकते, उसको हम गैसेस से ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें सबसे मेन गैस है हमारी थायरीन ऑक्साइड। इसके अलावा कुछ और भी गैसेस हैं जैसे बीटा प्रोपियोलैक्टोन, बीपीएल और वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी हम लेमिनार सेफ्टी कैबिनेट को स्टेरिलाइज करने के लिए या डिसइंफेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। बीटा प्रोपियोलैक्टोन का यूज़ हम करते हैं वैक्सीन्स या सीरा। देखिए इसमें मेन चीज़ है ये आप याद रखिएगा, वैक्सीन्स और सीरा को हम स्टेरिलाइज कैसे करेंगे? बाय द यूज़ ऑफ बीटा प्रोपियोलैक्टेन। ये आप ये चीज़ इसमें बस याद रखिएगा। और इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं इसको भी देख लीजिए। इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ हम करते हैं ऐसी चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए जिसको हम नॉर्मल
केमिकल से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या हीट नहीं कर सकते उसके लिए। जैसे हमारे कुछ पैकिंग मटेरियल्स होते हैं प्लास्टिक में जो रैप्ड होते हैं उनका, और बहुत ज़्यादा अगर हम इथाइलिन ऑक्साइड का कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं तो वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसलिए बहुत कम कंसनट्रेशन में उसका यूज़ करते हैं। उसको मिक्स कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या डाइक्लोरोमीथेन के साथ कंबाइन करके उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर सीधे यूज़ करेंगे या ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूज़ हो गया तो एक्सप्लोजन कर सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव ना हो पाए इसलिए हम कम कंसनट्रेशन 10 to 20% कंसनट्रेशन में ही यूज़ करते हैं। तो ये हम आपको सारे मैंने केमिकल एजेंट जितने भी यूज़ होते हैं डिसइंफेक्शन के तौर पे या स्टेलाइजिंग एजेंट के तौर पे हमने सब बता दिए हैं आपको। इसमें से जितना याद हो पाए, जितना आप लोग याद रख पाएँ उतना याद करिए और उतना ही एग्जाम में पॉइंट बना के लिखिए। लेकिन एक बार इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने से ये होता है बच्चों की आपकी नज़र से एक बार सब गुजरता जाता है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ ज़रूर जाएगा। आप जब भी एग्ज़ाम में जाओगे तो कुछ ना कुछ आप लिख तो ज़रूर पाओगे 100%। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं लिखते हो, आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हो कि हम तो पढ़ लेंगे, लिखने की क्या ज़रूरत, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, अगर ऐसी थिंकिंग रखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे करके देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं वो मैं नहीं बताऊँगी। इसको आप लोग लिखेंगे हमेशा के लिए आपके मन में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो लिख ही लोगे। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो भी आपकी आँख से एक बार होकर कोई चीज़ गुजर जाती है तो वहाँ ऑप्शन आप पकड़ लेते हो। चारों में से एक ऑप्शन क्या सही है कि कहीं ना कहीं आपको ये अगर पढ़ा है, आपकी आँखों से गुजरा हुआ है या आपने लिखा हुआ है उसको, तो आप पकड़ लोगे 100%। तो इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम कुछ फिल्ट्रेशन का देख लेंगे जो हमने देखा था मैकेनिकल मेथड से, उसमें फिल्ट्रेशन देख के कल ही नेक्स्ट टॉपिक भी हो सके तो स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।